Hello friend, myself Nisha and today topic is about diarrhea. So let's start with me. हाँ, then what is the diarrhea? आप सभी लोग को पता है कि डायरिया क्या है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का कोशिश करती हूँ कि क्या होता। अगर स्टूल में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो रहा तो वो डायरिया। हाँ, तो इसमें WHO ने बताया है, इसमें कंडीशन लगाया गया है कि स्टूल जो होगा एक दिन में 3 से ज़्यादा बार होगा। एक दिन में अगर 3 से ज़्यादा बार स्टूल पास हो रहा है तो देन दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डायरिया। ठीक है, तो हम लोग डायरिया को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इससे से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका क्या नेक्स्ट क्या है कि ये डायरिया किस वजह से काउज होता है। तो अगर किसी तरह का जीआईटी में इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह का पैथोजन का माइक्रोब का इन्फेक्शन हो गया, देन दिस इज़ द रीज़न टू काउज डायरिया। अदर रीज़न क्या हो सकता, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर गया है। तो अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर गया फिकल मैटर से, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटरी स्टूल पास आउट होगा। एंड उसका डिफिनेशन क्या था कि अगर वाटरी स्टूल पास आउट मोर देन 3 एपिसोड देन इट्स कॉल्ड डायरिया अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज सिक्रेशन बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, म्यूकोसा का सिक्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, डायरिया कॉज करेगा। और फोर्थ रीज़न क्या है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, इंक्रीज ल्यूमिनल ऑस्मेटिक लोड। ऑस्मेटिक लोड इंटेस्टाइन का इंक्रीज़ करेगा तो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा तो भी वो डायरिया काउज करेगा। ठीक है, अब आगे, अब डायरिया जनरली किस में होता है, तो हम लोग ये डायरिया जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में डायरिया देखने और किस में देखेंगे, चिल्ड्रन में। तो डायरिया के एक और रीज़न भी हो सकता है कि किसी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, देन इट्स ऑल्सो कॉज डायरिया। ठीक है, तो ये प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज हो गया, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया भी डेवलप ही कर रहा है, तो इन सभी जगहों हमें डायरिया देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इस टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है कि अब कॉजेटिव एजेंट हमें पता चल गया, तो इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। डायरिया के मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसको ही ख़त्म कर दें, दिस कॉल मैनेजमेंट, या ऑफ कोर्स दिस इज़ द मैनेजमेंट। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम हमारा ये था कि डिक्रीज़ कर जा रहा था सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो ट्रीट ऑफ फ्लूइड डिप्लेशन, शॉक एंड एसिडोसिस, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ड्रग थेरेपी। तो इसमें ड्रग दे देंगे, अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी दे सकते हैं अगर माइक्रोब से डायरिया कॉज हो रहा है। लेकिन हर बार ये रीज़न नहीं हो सकता कि माइक्रोबियल रीज़न ही डायरिया कॉज कर रहा है, बहुत सारे अदर रीज़न भी है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, थायरॉइड्स की वजह से भी डायरिया कॉज होते हैं, तो इन सभी की वजह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड डिप्लेशन, तो डायरिया हुआ तो बॉडी में वाटर लॉस हो रहा, तो उसको क्या करेंगे, उसको मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग ORS दे सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस। ये एसिडोसिस का ट्रीटमेंट करने, देखिए क्या हो रहा था, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिक्रीज़ कर रहा था, सोडियम पोटेशियम क्या था, वो एक एल्कली था, तो एल्कली डिक्रीज़ करेगा तो वो क्या कंडीशन आ जाएगा, एसिडिक कंडीशन आ जाएगा। तो उस एसिडिक कंडीशन को ट्रीट कर देंगे तो भी हम लोग डायरिया को इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन को मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट्स लेते हैं, फैटी फूड्स लेते हैं, तो वो भी डायरिया कॉज करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये वो फूड्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, और कुछ ड्रग थेरेपी है, तो इन सभी को हम लोग देखते हैं आगे। तो पहला जो कॉज था कि हमारे बॉडी में पानी का कमी हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बॉडी डिहाइड्रेट कंडीशन में जा रहा है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, रीहाइड्रेट करेंगे बॉडी को। तो रीहाइड्रेशन के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, 2 तरीके से रीहाइड्रेशन किया जा सकता, एक है इंट्रावेनस रीहाइड्रेशन एंड अदर थिंग इज़ द ओरल रीहाइड्रेशन।
ठीक है। तो इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, आईवी 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 चढ़ा देंगे, फ्लूइड आईवी चढ़ा देंगे, ठीक है। तो और ओरल रिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, क्या ओआरएस देंगे। ओ तो ये ओरल रिहाइड्रेशन कब दिया जाता है, अगर कितना लॉस हुआ है, वाटर बॉडी कितना लॉस हुआ है, ये 5 to 7% लॉस हुआ है या फिर 7.5 to 10% लॉस हुआ है, देन उस कंडीशन में हम लोग ये थेरेपी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर हम लोग ओआरएस के बारे में जानेंगे कि हम लोग ओआरएस देते हैं लेकिन उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ ऐसा रटने का चीज़ नहीं है। ओआरएस हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज़ कर गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर गया है, तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की तो कमी हो गई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स दे देंगे। तो ओआरएस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, और साथ साथ क्या दे सकते हैं, वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ओआरएस में वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉम्पोजिशन हम लोग दे सकते हैं। तो अब देखें, हमें पहले ही पता है इलेक्ट्रोलाइट्स के डिक्रीज़ करने की वजह से हुआ है, तो इसमें NaCl KCl का कॉम्बिनेशन है, फिर इसमें ट्राई सोडियम सिट्रेट भी डाला गया है, ग्लूकोज दिया गया है, साथ साथ वाटर। तो इसका कंटेंट दिया गया है कि हम लोग इसके कितने कंटेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें NaCl और ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.6 ग्राम एंड 2.9 ग्राम देंगे, KCl 1.5 ग्राम देंगे, ठीक है। इसमें जो मेन होता वो पोटेशियम होता, पोटेशियम मेन रीज़न होता ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर ये ग्लूकोज हो गया, इन सभी को क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर में हाइजीन तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल का ऑस्मोलरिटी कितना हो गया, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोटेशियम इज़ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ORS। किस तरह के डायरिया में, एक्यूट डायरिया में, ठीक है। तो अगर पोटेशियम का लॉस होते जा रहा है सब्सटेंशियल, तो इसमें क्या होगा, द बेस एंड बेस में क्या हो गया, बाइकार्बोनेट आपका हो गया, सिट्रेट लैक्टेट हो गया, इसमें ऐड करेंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, एसिडोसिस को करेक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन बहुत सारी मतलब ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि ये जो बेस होता है नॉन एसेंशियल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट है ORS के लिए, बट अगर ये प्रेजेंट होता है तो ये बेनिफिशियल है। मतलब कि अगर इसमें हम लोग बेस नहीं मिलाते हैं, बाइकार्बोनेट और सिट्रेट लैक्टेट नहीं मिलाते, तो रिहाइड्रेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है, बट क्या होगा, वो थोड़ा स्लो वर्क करेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, इक्वली इफेक्टिव इन रिहाइड्रेटिंग, करेक्टिंग ऑफ एसिडोसिस इज स्लोअर, लेकिन एसिडोसिस को क्या करेगा, स्लोअर रिकवर करेगा, ठीक है। अब क्या है कि ORS का नॉन डायरियल यूज़, ORS जनरली हम लोग दे क्यों रहे हैं, वाटर में अगर बॉडी में अगर किसी तरह का डिहाइड्रेशन हो गया, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ORS दे रहे हैं। बट और भी बहुत सारा कंडीशन हो सकता है जिसमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन आ सकता है। सपोज़ क्या हो गया, कोई बर्निंग पेशेंट आ गया, तो बर्न की वजह से उसके बॉडी में वाटर की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में भी दे सकते। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है पोस्ट बर्न पेशेंट में दे सकते। और पोस्ट सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा, सर्जरी में क्या होता है, जनरली ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होता, देन उस कंडीशन में भी हम लोग ये दे देंगे। फिर पोस्ट ट्रॉमा में भी ये बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए देंगे, ठीक है। किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, ये गर्मी के दिनों में धूप में जाते हैं लोग, तो उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता है, इन दैट कंडीशन भी हम लोग उसे ORS देंगे, ठीक है। तो और साथ साथ हम लोग उसको जिंक भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो द जिंक अलॉन्ग विद द लो ऑस्मोलरिटी ORS रिड्यूस ड्यूरेशन द सिवियरिटी ऑफ एक्यूट डायरिया। तो अगर
अगर डायरिया के पेशेंट को हम लोग जिंक सप्लीमेंट करते हैं तो उसके एक्यूट डायरिया का जो मतलब ड्यूरेशन है, उसकी सिवियरिटी है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जिंक कितना सप्लीमेंट करेंगे, तो 20 मिलीग्राम पर डे 6 to 16 मंथ एज एंड 10 मिलीग्राम पर डे फॉर 0 से 6 मंथ एज एंड फॉर 10 to 14 डेज। ठीक है, तो 6 से 60 मंथ। तो यहाँ पर कुछ जिंक के टैबलेट्स आते हैं, तो उस जिंक के टैबलेट्स के नाम है, तो जेड फॉर जिंक, जेड फॉर जुलोरल। तो यहाँ जुलोरल के बारे में बताया गया है कि जुलोरल को हम लोग किस तरह से देंगे, तो इन्फेंट में इसका डोज को हाफ कर देंगे। तो एडल्ट जनरली जिंक सप्लीमेंट हम लोग चिल्ड्रन में ही करते हैं, तो इन्फेंट में हाफ कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस में 20 mg देंगे। ठीक है, और यूएलसील अल्सील जो होता है 50 मिलीग्राम इसमें जिंक प्रेजेंट होता है, ये एडल्ट्स के लिए होता है। ठीक है, तो जुलोरल हम लोग किसको देंगे, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस में देंगे, और अल्सील हम लोग एडल्ट्स में देंगे। तो सिंपली क्या है कि एडल्ट्स में हम लोग 50 मिलीग्राम जिंक देंगे, और जबकि इन्फेंट में 10, चिल्ड्रन में 20 मिलीग्राम। अब क्या है कि हम लोग कुछ न्यूट्रिशन को मेंटेन कर लेंगे तो भी हो, ये हम लोग डायरिया को ट्रीट कर सकते हैं। जनरली फास्टिंग का कंडीशन होता है, तो फास्टिंग डायरिया कॉज नहीं करवाता, बट फास्टिंग को जैसे ही ब्रेक करते हैं देन वो कंडीशन डायरिया कॉज करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग फास्ट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो भी ये एनजीआईटी का जो फंक्शन है वो नहीं हो पा रहा, और अचानक से फूड लेंगे और फिर से उसको फंक्शंस को करेंगे तो वो फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, तो जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, वो डायरिया कॉज कर देगा। तो हम लोग कुछ ऐसा फूड लेंगे डायरिया के कंडीशन में, जैसे ही हो गया मिल्क लेंगे। अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो वो भी एक अच्छा रिकवरी है। और बट अगर हम लोग बुफेलो मिल्क दे रहे हैं, काउ मिल्क दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके स्ट्रेंथ को हाफ कर देंगे। ठीक है, और हम लोग उसे ये उबला हुआ आलू, कुकड राइस, ठीक है, जनरली बोला जाता है ना पेशेंट लोग को, जो डायरिया के पेशेंट है उसको खिचड़ी बना करके दे, तो मतलब कुकड राइस इस तरह से, और फिर फ्रूट का जूस उसे दे सकते हैं, और चिकन का सूप भी दे सकते हैं। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको अवॉइड करेंगे, साथ साथ बनाना, सैगो, ये सब भी दे सकते हैं। और हमें अवॉइड क्या करना है, फैट अवॉइड करना है, हाई फाइबर फूड्स अवॉइड करना है, क्योंकि हाई फाइबर फूड्स हम लोग कब रिकमेंड करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में। तो डायरिया के तो वो क्या करवाता, डायरिया के कंडीशन में उसको नहीं अवॉइड करेंगे। ठीक है, फिर अल्कोहल जनरली इम्प्रूव पेशेंट्स कंफर्ट, और अल्कोहल को भी अवॉइड करना होगा। ठीक है, अब है ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी में क्या हो गया, हम लोग एंटी माइक्रोबियल अगर बैक्टीरिया या पैथोजन की वजह से डायरिया हुआ है तो हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल पैथोजन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस के लिए। ठीक है, बट अगर बैक्टीरियल पैथोजन ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, याद रखिए इसे। ठीक है, तो ये एक्यूट डायरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देंगे। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हम लोग 2 कंडीशंस में दे सकते हैं, एक नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव डायरिया। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव डायरिया है क्या। तो इसमें क्या होता कि इन्वेसिव डायरिया में जो इन्वेसिव जो डायरिया होता है वो कोलोन में किसी तरह के इन्फेक्शन के वजह से होता है, जबकि नॉन इन्वेसिव डायरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी तरह के इन्फेक्शन के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। तो नॉन इन्वेसिव डायरिया में क्या हो गया, अबंडेंट वाटरी डायरिया, लैकिंग म्यूकस और ब्लड, इसमें म्यूकस और ब्लड नहीं आएंगे। ठीक है, बट इन्वेसिव डायरिया में ब्लड आएंगे। ठीक है, फीकल मैटर के साथ ब्लड आएंगे। और इसमें क्या हो सकता, वॉमिटिंग
भी हो सकता, और पेरी अम्ब्लाइकल क्रैम्प्स, मतलब अम्ब्लिकस रीजन के ऊपर पेन हो सकता, बट लिटिल और नो फीवर। इसमें फीवर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये सिम्टम इंडिकेट करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन रीज़न है, सोर्स है डायरिया का। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो सकता? कॉज बाय द एडहेसिव और नॉन इन्वेसिव इंटेरोटॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है जिनकी वजह से ये हो सकता। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं आपके? कॉलेरा हो गए, ईटीसी हो गए, सल्मोनेला हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, बैसिलस हो गया, ठीक है, या फिर रोटा वायरस हो गया, और अदर वायरस भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं सीएमपी को इन इंटेस्टाइनल मिकोसा सेल्स में। इसमें क्या होगा? ओआरएस एंड नॉट ओआरएस एंड नॉट एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज मेन थेरेपी। मतलब इसमें केवल ओआरएस और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दे करके इसे हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वेसिव डायरिया में क्या होगा? स्लाइटली लूज स्मॉलर वॉल्यूम स्टूल। देखिए, नॉन इन्वेसिव में क्या हो रहा था? स्टूल अबंडेंट वाटरी डायरिया हो रहा था, लेकिन इसमें स्लाइटली लूज स्मॉलर वॉल्यूम स्टूल होंगे, और इसमें क्या होंगे? म्यूकस के साथ साथ ब्लड आएंगे, और ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा। वहाँ क्रैम्प्स कहाँ था? पेरी अम्ब्लाइकल रीजन में क्रैम्प्स हो रहा था। अर्जेंसी, और इसमें डिहाइड्रेशन क्या होगा? माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नॉन इन्वेसिव डायरिया में। तो इसमें फीवर भी रहेगा, लेकिन जो नॉन इन्वेसिव डायरिया तो उसमें फीवर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, और इसमें बट नॉट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या था कि फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग भी होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव डायरिया में। नॉन इन्वेसिव डायरिया किसकी वजह से हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से। इन्वेसिव डायरिया किसकी वजह से हुआ? कोलोन में इन्फेक्शन की वजह से। नॉन इन्वेसिव में क्या होगा? वॉमिटिंग हो सकता, म्यूकस के साथ ब्लड नहीं आ सकता, फीवर हो सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और जबकि क्या होगा? इन्वेसिव डायरिया में क्या होगा? अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, म्यूकस के साथ ब्लड होंगे, माइल्ड डायरिया होगा, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, बट वॉमिटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा इंडिकेशन है कि आपका क्लोनिक इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इसमें म्यूकोजल इन्वेजन जनरली जो काउज होता है इंटेरो इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म, जैसे ये सीगेला हो गया, इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई हो गया। देखिए, ये ईपीईसी इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई हो गया, फिर कंपाइलोबैक्टर जेजुनी हो गया, सल्मोनेला टाइफिमुरियम हो गया, अर्सनिया पेस्टिस हो गया। ठीक है, ये सारे हैं। तो अब क्या है कि कौन सा किसमें हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर डायरिया इरिटेबल वॉल सिंड्रोम की वजह से हुआ है, देन माइक्रोबियल ड्रग्स इज नॉट इफेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, फिर कोलिक डिजीज़, अगर कोई कोलिक डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसकी वजह से भी डायरिया होता है। इस कंडीशन में भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स नहीं। अब क्या हो जाएगा? पैनक्रेटाइटिस हो गया, या फिर पैनक्रेटिक एंजाइम डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो फिर ट्रॉपिकल स्प्रू और थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर के वजह से अगर डायरिया काउज हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का कोई रोल नहीं है। रोटा वायरस क्या होता है? इम्पॉर्टेंट पैथोजन जो होता है, जो क्या करता है? एक्यूट डायरिया काउज करवाता है। किसमें? चिल्ड्रन में। ठीक है, सॉरी हाँ, अब देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स किस में यूज़ होता।
तो अगर फूड पॉइजनिंग हो गया, सल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर ट्रैवल डायरिया हो गया, इस कंडीशन में ये यूज़फुल होगा। लेकिन सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता, मीन्स कि वो खुद ही होता और वो खुद ही ठीक हो जाता। हमें कुछ उसके लिए स्पेशल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर फिर भी हम लोग मेडिसिन लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते, या फिर एजिथ्रोमाइसिन ले सकते, या फिर आईवी सिफ्ट्रियाजोन को हम लोग आईवी देंगे, ठीक है, इंट्रावेनस देंगे। अब ट्रैवल्स डायरिया, तो ट्रैवल्स डायरिया मोस्टली ड्यू टू ETEC कंपाइलोबैक्टर की वजह से होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर कोई वायरस की वजह से होगा, तो इसमें हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देंगे। तो अब देखिए ये चार्ट है, ड्रग्स का चार्ट है कि हम लोगों ने क्या देखा, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देखा कि हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे, उसके साथ साथ क्या देंगे, किसी तरह का प्रोबायोटिक्स देंगे। फिर अगर बॉबल डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम की वजह से डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में ड्रग्स वो इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ के लिए देंगे ये। और नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग, अब ये कुछ नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स हैं। तो पहला एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो हम लोग बचपन से ऐसे सुनते आ रहे हैं, किसी को डायरिया हो गया तो मेट्रोनिडाजोल दे दो, मेट्रोनिडाजोल दे दो, फ्लैजिल दे दो, ये सारे नाम तो बहुत फेमस है। फिर नॉरफ्लॉक्सिन दे दो, नॉरफ्लॉक्सिन दे दो, जो नॉरफ्लॉक्सटीजेट आता है, तो ये भी नाम हमें याद है। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये सब के बारे में भी हम लोग बहुत बार सुने। फिर एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्वाट्रीमोक्साजोल, रिफाजिमिन, ये सारे, ठीक है। तो इसमें सारे ड्रग्स याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 याद कर ले, जैसे मेट्रोनिडाजोल बचपन से याद होता है, नॉरफ्लॉक्सासिन भी याद होता है, मुझे तो बचपन से ड्रग्स के नाम याद थे, आपको भी जनरली सबको पता होता है, सबके घर में ये ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, ठीक है। अब कुछ प्रोबायोटिक्स, अब आते हैं प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स है वो भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे गट में कुछ ये क्या बोल सकते हैं उसे, हेल्पफुल पैथोजन होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गट के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते। तो इसमें हम लोग ये लैक्टोबैसिलस दे सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस कहाँ प्रेजेंट होता है, कर्ड में, हाँ, तो कर्ड, योगर्ट वगैरह हम लोग दे सकते हैं। फिर ईस्ट दे सकते हैं, ईस्ट का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम साइक्रोमाइसिस सर्फेसाई। तो देखिए जैसा नाम वैसा ड्रग, साइक्रोमाइसिस बॉलार्डी, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स हो गए। फिर कुछ नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स है, तो इसमें कुछ ये एब्जॉर्बेंट दे सकते हैं, जैसे इस्फेगुल, जैसे बचपन में नहीं होती थी, दादा दादी लोग बोलते थे कि अरे डायरिया हो गया इसे, ये इस्फेगुल का घोल बना करके दे दो। हाँ, तो जनरली आप लोगों ने बचपन में पिया भी होगा, पानी में डाल करके उसको रात तक इस्फेगुल को डाल करके फूलने के लिए रख दिया जाता, और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके उससे पी लिया जाता, ठीक है। फिर हम लोग एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी मॉर्टिलिटी ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो एंटी मॉर्टिलिटी ड्रग्स में हम लोग जनरली ओपॉइड्स का यूज़ करते। तो ओपॉइड्स में जो मेन हो गया कोडीन हो गया, लोपेरामाइड ज़्यादा इफेक्टिव होता है कोडीन के कंपेरेटिवली। इनफैक्ट लोपेरामाइड इज़ मोर इफेक्टिव देन कोडीन एंड डाइफेनोऑक्सिलेट, ठीक है। फिर कुछ एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें ऑक्ट्रोटाइड दे देते हैं। ऑक्ट्रोटाइड क्या होता है, किसके एनालोगस होता है, सोमैटोस्टैटिन के एनालोगस होता, तो हम लोग कुछ दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। फिर एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स देंगे, जिसमें ये एजाथियोप्रिन हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, साइक्लोस्पोरिन, तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी काम आता है ड्रग्स। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स कब देंगे, जब ये इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम हुआ, देन उस कंडीशन में हम लोग देंगे, ठीक है। फिर 5 अमीनो सैलिसाइलिक कंपाउंड दे देंगे। तो सैलिसाइलिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अलाजीन, सैलाजीन, सब जगह क्या है, सैलाजीन, ठीक है।
तो याद रख लें सल्फा सैलाजीन, मेजा सैलाजीन, ये बाल सैलाजीन और ओल सैलाजीन। तो सल्फ मेज बाल ओल, सल्फ मेज बाल ओल, ठीक है। तो अब कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम लोग ये प्रेडनिसोलोन के बारे में हम लोग अक्सर जानते हैं। और दूसरा क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है, एनीमा किस पेशेंट्स में देंगे, जैसे अगर आप लोगों ने गए होंगे आईसीयू वगैरह में तो देखा होगा कि जो पेशेंट ये कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या देते हैं, एनीमा देते। एनीमा देने किसके थ्रू देते, रेक्टम के थ्रू एनीमा देते, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। हाँ, तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में नॉरफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कॉर्टिमोक्साजोल, ये सारे हो गए। ये क्या करते हैं, डायरिया के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया एंड टोटल फ्लूइड नीडेड ओनली इन द सीवियर केसेस, ठीक है। तो इसमें रिफाजिमीन वगैरह है। हाँ, नाउ कम टू द प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये कुछ यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे गट के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट देते। तो ये क्या करता है, रीस्टोर करता है एंड मेंटेन करता है हेल्दी गट फ्लोरा, ठीक है। ये नॉन पैथोजेनिक होता, मोस्टली लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मैंने बताया था कौन सा, लैक्टोबैसिलस के बारे में। तो लैक्टोबैसिलस हो गए, फिर कुछ इसमें ईस्ट हो गए। तो इस ईस्ट क्या हो गया, सैक्रोमाइसिस बॉलार्डी, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कर्ड ले सकते हैं, नेचुरल कर्ड, योगर्ट। ये डायरिया के कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल होता क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता। तो फिर इसे अगर हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस से देखें तो प्रोबायोटिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता, क्योंकि इन्फेक्शन एंड एसिडोसिस काउज्ड बाय द प्रोबायोटिक्स। क्योंकि प्रोबायोटिक्स से जो इन्फेक्शंस काउज्ड होता है, जो एसिडोसिस काउज्ड होता है, वो बहुत ही रेयर होता है। देखिए प्रोबायोटिक्स कैसे काम कर रहा है, ये हमारे अंदर कुछ किसी तरह का पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो गया, तो प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं, तो वो इसके साथ जाके ये कंपटीशन करेगा न्यूट्रिशंस के लिए। तो क्या होगा, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से जो माइक्रोब्स होंगे वो डेथ कर जाएंगे, और ये हम लोग ज़्यादा अमाउंट मिलेंगे प्रोबायोटिक्स को, तो देन वो ये सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन ये भी क्या, कुछ इन्फेक्शन काउज करेंगे और एसिडोसिस करेंगे, बट इनके थ्रू जो इन्फेक्शन और एसिडोसिस होता है वो बहुत ही रेयरेस्ट होता है, इसलिए इसको सेफेस्ट माना जाता है। किस पेशेंट में, दो काउशन में भी प्रूडेंट इन द, बट ये प्रूडेंट हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग ये कर्ड ले सकते हैं, एस्ट ले सकते हैं। तो कुछ टैबलेट्स आते हैं जिसमें ये सारे लैक्टोबैसिलस, ये स्ट्रेप्टोकोकस या सैक्रोमाइसिस सर्विस, ये सारे प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग टैबलेट के फॉर्म में भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका नाम देखिए, बिफ तो बिफिलैक, बिफिलिन, लिनलैक। तो हम लोग इसमें क्या याद करेंगे, लैक्लिन। तो बिफिलैक, बिफिलिन, ठीक हो गया। फिर गट के लिए हेल्पफुल है तो एक्टिगट, ठीक है। देखिए यहाँ तो इस तरह से ये कुछ नाम है जो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग। नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग में एब्जॉर्बेंस ले सकते हैं, ठीक है, और एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, एंटी मोर्टिलिटी ड्रग्स ले सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंस पे हमें क्या लेंगे, इस्फेगुल लेंगे, ठीक है। फिर मेथाइल सेलुलोज ले सकते, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज ले सकते, जो कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को एंड स्वेल कर देगा, ठीक है। तो और ये साथ साथ क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एब्डोमिनल पेन को। अब एब्जॉर्बेंस भी लिया जाता है। एब्जॉर्बेंस में क्या हो गया,
कोलिन एंड पैक्टीन ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बैक्टीरियल टॉक्सिन इन द गट एंड द कोट प्रोटेक्ट द म्यूकोसा। जो क्या होगा, बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है। बट अभी क्या हो गया, इंडिया में उसको बैन कर दिया क्योंकि कोई मतलब ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं मिला है इसके एफिकेसी का, ठीक है। अब आते हैं एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। तो एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में आपके आ गया बिस्मथ सबसेलिकेट, एंटीकोलिनर्जिक, ऑक्ट्रेटाइड्स, ओपोइड्स, कोडीन, डाइफेनोजाइलेट, ऑक्जिलेट, लोपेरामाइड, ये सारे ड्रग्स आ गए, ठीक है। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये क्या होता है, एट्रोपोपिनिक होते हैं, एट्रोपिन ड्रग्स होते हैं। तो ये ये रिड्यूस करता है बॉल के मोटिलिटी एंड इसके सिक्रेशन को, बट इसका एफिकेसी जो है बहुत ही पुअर है सिक्रेटरी डायरिया में। और ये जनरली बेनिफिशियल होता नर्व्स ड्रग जो इंड्यूस करता है डायरिया, नर्व्स ड्रग जो इंड्यूस करता है डायरिया उस कंडीशन में। तो उसमें हम लोग न्यूरोस्टैग्मीन दे सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली रिलीफ किस में पहुंचाता है, डिसेंट्री हो गया या फिर डाइवर्क्यूलाइटिस हो गया उस कंडीशन में। अब है ऑक्ट्रेटाइड। ऑक्ट्रेटाइड क्या, ऑक्ट्रेटाइड के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये सोमैटोस्टैटिन का एनालॉग होता है और ये बहुत ही पोटेंट एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स होता है, एंटी मोर्टिलिटी एक्शन शो करता है। और ये किस कंडीशन में देते हैं, कैंसर्स की कंडीशन में। कंट्रोल डायरिया इन कार्सिनॉइड, अगर कोई कैंसरस पेशेंट है या फिर ये वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रेटिंग ट्यूमर, VIP जो कि ट्यूमर सिक्रेट कर रहा है उस कंडीशन में ये इसे हम देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, VIP को इनवीट करने का काम करता, ठीक है। और 8 पेशेंट्स में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट नीड्स टू बी गिवन इन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसे देना पड़ेगा ऑक्ट्रेटाइड का। अब ओपोइड्स है, ओपोइड्स को हम लोग ये भी क्या है, एंटी मोटिलिटी एक्शन शो करता है और ये रिड्यूस करता है इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को, ठीक है। एंटी मोटिलिटी एक्शंस का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा, जैसे स्टूल ये बहुत ही जल्दी पास आउट हो जा रहा था तो उसकी मोर्टेलिटी को वो डिक्रीज़ कर देगा। तो अब क्या होगा, वो जो स्टूल है धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर वो पास आउट होगा। तो उसका मतलब ये मोर्टेलिटी डिक्रीज़ कर गया। तो मोर्टेलिटी डिक्रीज़ कर गया तो जो बार बार ये एपिसोडिक स्टूल डिस्चार्ज हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस तरह से एंटी मोर्टिलिटी ड्रग्स वर्क करता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओपिओइड्स क्या करता है, रिड्यूस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को भी रिड्यूस कर देता, एंटी मोर्टिलिटी एक्शन शो करता। और इसमें लोपेरामाइड जो होता है हैज़ बीन क्लियरली सोन टू रिड्यूस सिक्रेशन। कुछ एंटी मोर्टिलिटी ड्रग्स यहाँ पर देखते हैं। कोडीन के बारे में देखेंगे तो कोडीन क्या है, कोडीन एवरीबॉडी नो व्हाट इज़ द कोडीन, दिस इज द ओपियम एल्कलॉइड्स। और ये क्या करता, कॉन्स्टिपेशन काउज करता। जनरली हम लोग देखते हैं ऐसा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन काउज हो जाता। तो डायरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी लोग ओपियम एल्कलॉइड्स लेते हैं जिसमें कोडीन लेता है। बट ये कुछ सेंट्रल इफेक्ट्स भी देगा, इसलिए हम लोग डायरिया की कंडीशन में इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। कोडीन आल्सो हैज सेंट्रल इफेक्ट। इस वजह से हम लोग डायरिया के कंडीशन में कोडीन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर ये क्या है, डाइफेनोऑक्जिलेट, इसको भी हम लोग डायरिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोपेरामाइड क्या है, ये भी ओपिओइड का एनालॉग है। तो ओपिओइड में रिसेप्टर्स होते हैं, 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर और एक और रिसेप्टर होता है और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद डेल्टा, म्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर होता है। तो ये क्या करते हैं, म्यू रिसेप्टर से जाकर कर बाइंड करता है। हाँ, तो ओपिओइड का एनालॉग होता है, म्यू रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर रहा है और ये कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट है, तो डायरिया को ट्रीट कर देगा।
और बहुत ही मच मोर पोटेंट देन कोडीन। ये कोडीन से ज़्यादा पोटेंट होता है, इनफैक्ट इट्स मोर पोटेंट देन डाइफेनोऑक्सलेट। अर्ली इनटू ब्रेन is negligible, early into brain is entry into brain is negligible। मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, बहुत ही नेग्लिजिबली क्रॉस करता है, तो इसलिए इसका कोई सीएनएस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रेयर सीएनएस इफेक्ट है। तो अगर सीएनएस इफेक्ट ये तब शो करेगा जब इस बहुत ही हाई डोज में इसको लेंगे, ठीक है। इसका कोई एनाल्जेसिक एक्शन भी नहीं है और कोई एब्यूज़ इस तरह से होता है, इस तरह का नहीं है, तो इसे हम लोग लेते हैं। तो इसका एक्शन होता है, लॉन्गर एक्शन होता है, 24 आवर्स लॉन्गर एक्शन देन कोडीन एंड डाइफेनोऑक्सलेट, ठीक है। तो ये हमारा एंटी मोर्टिलिटी ड्रग्स हो गया। अब इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स कर सकता, और ये स्किन में रैसेस हो सकते, पैरालाइटिक इलियस काउज कर सकता, ठीक है। ये जनरली चिल्ड्रंस में इसे अवॉइड करते। अगर कोई बच्चा 4 साल से छोटा है तो उसको हम लोग अवॉइड करते, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो कर सकता उसमें, बट इट इज़ मोर सुटेबल इन एडल्ट। ठीक है, तो इसका कुछ ब्रांड नेम है, जैसे इमोडियम हो गया, लोपिस्टाइल हो गया, डायरलोप हो गया, तो इसे हम लोग दे सकते हैं। तो कौन सा 2 mg टैबलेट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, अब कुछ था कि अगर इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ की वजह से डायरिया हो रहा है तो इसमें हम लोग कौन से ड्रग्स देंगे। तो इसमें इसका रीज़न अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, क्रोन्स डिजीज़ है उसकी वजह से डायरिया होगा। तो इसमें हम लोग जनरली क्या दे देंगे, 5 ASA दे देंगे, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड दे देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते, या फिर TNF अल्फा इनहिबिटर्स दे सकते। तो इसमें कुछ नेम्स है। सो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करवाना चाहूँगी आप लोगों को कि हम लोगों ने डायरिया में क्या पढ़ा, ठीक है। तो आप 5 मिनट्स के लिए मेरे साथ बने रहे ताकि मैं इसको रिवाइज़ करवा पाऊँ। तो आज हम लोग डायरिया पढ़े थे। तो डायरिया किसकी वजह से होता है, स्टूल में अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो डायरिया होगा। अगर WHO ने क्या बताया कि अगर एक दिन में अगर कोई पर्सन 2 से 3 बार, मोर देन 3 टाइम्स अगर वो जा रहा है, स्टूल उसको हो रहा है, तो वो देन इट्स कॉल्ड डायरिया। फिर इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर गया, एक वो रीज़न हो सकता, या फिर इंक्रीज सिक्रेशन बाय इंटेस्टाइनल मिकोसा का सिक्रेशन इंक्रीज कर गया है, क्योंकि क्या हो गया, मिकोसा इन्फ्लाम कर गया है, और ल्यूमिनल ऑस्मेटिक लोड इंक्रीज कर गया है, मतलब ल्यूमन में ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है। ये सारा कंडीशन क्या हो सकता है, डायरिया कॉज करवा सकता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पुअर माल न्यूट्रिशंस ये माल न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशंस वहाँ पे होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इसमें चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है, इसके प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लिए क्या है कि ये फ्लूइड डिप्लेशन को ट्रीट करेंगे, जो डायरिया की वजह से फ्लूइड कोलेस्ट्रोल को ट्रीट करेंगे, ठीक है। एसिडोसिस को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम का भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो उसको भी ट्रीट करेंगे। फिर ये न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, ड्रग्स थेरेपी देंगे, ये देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा तो रिहाइड्रेशन करेंगे। रिहाइड्रेशन के लिए हम लोग IV ओरल फ्लूइड चला देंगे, तो या फिर हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन करेंगे तो ORS दे देंगे। तो ORS का घोल दे रहे हैं, तो वो किस अगर माइल्ड 5 to 7% हो गया, फिर मॉडरेट 7.5 to 10% डिहाइड्रेशन हो रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन देंगे। तो इसमें जो ORS का कॉम्पोजिशन है अकॉर्डिंग टू WHO, वो क्या है, इसमें NaCl, KCl, ट्राई सोडियम सिट्रेट ग्लूकोज एंड वाटर देंगे। वाटर क्या, 1 लीटर पानी में NaCl, KCl, सोडियम ट्राई सिट्रेट और ग्लूकोज ये मिक्स करके देंगे, ठीक है। तो इसका कुछ कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है कि किसका कितना कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। मतलब इस तरह का कॉम्पोजिशन तैयार करना है कि उसका टोटल ऑस्मोलेटेड 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हो गया
हाँ, नेक्स्ट क्या हो गया कि कोई नॉन डायरियल यूज़, नॉन डायरियल यूज़ में भी ORS थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जैसे कि बर्निंग पेशेंट में किसी का सर्जरी हुआ है तो आफ्टर सर्जरी इसको दे सकते हैं, किसी को ट्रॉमा हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, RT का केस है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग IV इन्फ्यूज़न के द्वारा, या फिर हीट स्ट्रोक हुआ है तो उस कंडीशन में भी देंगे। और साथ साथ ये बच्चों में क्या करेंगे, जिंक सप्लीमेंट करेंगे एक्यूट डायरिया के कंडीशंस में, ठीक है। तो जिंक सप्लीमेशन कितना कर सकते हैं, 6 से 60 मंथ 20 मिलीग्राम, फिर ये 0 से 6 मंथ 10 मिलीग्राम पर डे, इस तरह से देंगे। तो इसमें कुछ मतलब ड्रग्स के नाम है, जैसे अल्सील है, जुलोरल है। तो अल्सील क्या होता है, एडल्ट में दिया जाता, बट जुलोरल जो होता है वो चिल्ड्रन इन्फेंट्स में ही दिया जाता। तो अल्सील को 50 मिलीग्राम जिंक उसमें होता है, वो सप्लीमेंट्री के फॉर्म में दिया जाता है एडल्ट को। जुलोरल में 10 मिलीग्राम फॉर इन्फेंट एंड 20 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर इसमें न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, तो इसमें ये फैटी फूड्स को अवॉइड करेंगे, ये हाई फाइबर फूड्स को अवॉइड करेंगे, अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करेंगे। और साथ साथ हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें, ये ब्रेस्ट में इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, तो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा, ठीक है। अगर ब्रेस्ट मिल्क कोई नहीं फीड कर रहा तो उस कंडीशन में उसका हाफ स्ट्रेंथ बफेलो मिल्क, फिर ये उसको उबला हुआ आलू देंगे, कुकड राइस देंगे, खिचड़ी वगैरह इस तरह से देंगे, फ्रूट जूस देंगे, चिकन सूप दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब ड्रग थेरेपी, तो ड्रग थेरेपी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो गया, तो मतलब बैक्टीरिया अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तभी उस कंडीशन में हम लोग एंटी माइक्रोबियल डायरियल ड्रग्स चलाएंगे, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस में हो सकता, नॉन इन्वेसिव डायरिया, इन्वेसिव डायरिया इस कंडीशन में हो सकता है। तो नॉन इन्वेसिव डायरिया किसकी वजह से होगा, जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस की वजह से होगा। तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होगा, पेरी अम्ब्लाइकल रीजन में क्रैम्प्स होंगे, और ये म्यूकस के साथ ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेसिव डायरिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें माइल्ड डायरिया होगा, जबकि नॉन इन्वेसिव में बहुत ही ये अबंडेंट वाटरी डायरिया होगा, और इसमें ब्लड आएगा म्यूकस के साथ, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, और वॉमिटिंग नहीं होगा, बट फीवर होगा। नॉन इन्वेसिव में फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इन्वेसिव में होगा। तो अगर इस टाइप का कोई कंडीशन आ रहा तो वो कंडीशन क्या हो गया, इन्वेसिव डायरिया का हो गया। तो इसमें कुछ पैथोजेंस है जो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव डायरिया को काउज करवाते हैं। तो जो नॉन इन्वेसिव डायरिया को काउज करवाता है वो आपका कॉलरा हो गया, सल्मोनेला हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, बैसिलस हो गया, रोटावायरस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और जो इन्वेसिव डायरिया अगर कोई काउज करवा रहा है तो उसमें फिर सिगेला हो गया, इकोलाई हो गया, सल्मोनेला टाइफिमोडियम हो गया, ये सारे इन्वेसिव डायरिया काउज करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एंटी माइक्रोबियल देना पड़ेगा। बट किस में आपको एंटी माइक्रोबियल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई इफेक्टिव है ही नहीं। क्यों देंगे भाई, इफेक्टिव है ही नहीं तो नहीं देंगे। हाँ, तो अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन दैट कंडीशन हम लोग एंटी माइक्रोबियल नहीं देंगे। किसी को कोई कॉलिक डिसीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स नहीं देंगे। पेनक्रेटिक एंजाइम डिफिशिएंसी हो गया, ट्रॉपिकल स्प्रू हो गया, ठीक है, या फिर थायराइड वाले पेशेंट में थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से अगर डायरिया हो रहा देन नहीं हो गया। तो इसमें जो रोटा वायरस होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन होता है, जो कि एक्यूट डायरिया कॉज करवाता है, और स्पेशली किसमें करवाता है, चिल्ड्रंस में ये काउज करवाता है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स किस में यूजफुल होता है, एक सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग में यूज़ होगा, और ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग जनरली क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है, मतलब खुद ही ठीक हो जाता, जिसमें जनरली रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर फिर भी अगर दे रहे हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में दे रहे तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिफ्ट्रियाजोन IV दे सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया और ट्रैवलर्स डायरिया जो कि मतलब किसी बैक्टीरिया, कंपाइलर बैक्टीरिया, पाइलोरी, जेजुनी वायरस, ये इन सभी की वजह से हो रहा तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसमें दे सकते हैं। तो अब ये हमारा चार्ट है। तो इस चार्ट को समझने से पहले हम लोग कुछ और देखते हैं। तो हम लोगों ने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दे दिए, उसमें कौन सा ड्रग्स हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, कॉर्टिमोक्साजोल, ये सारे दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग
ये प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स में हम लोग क्या लैक्टोबैसिलस स्पीसीज दे देंगे, ईस्ट दे देंगे, तो उसके लिए नेचुरल कर्ड, योगर्ट, ये सब दे सकते हैं। तो प्रोबायोटिक की वजह से जो इन्फेक्शंस होता है और एसिडोसिस होता है वो बहुत ही रेयरेस्ट होता है। तो ये सेफेस्ट है, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिफिलैक, बिफिलीन, एक्टिगर्ट ये सारे आते हैं, तो इसे हम ले सकते हैं यूज़ में। अब है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग। अब नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग है, तो उसमें एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी मोटिलिटी ड्रग दे सकते हैं, एब्जॉर्बेंट या एड्रॉर्बेंट दे सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंट में एस्फेगोल दे दिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एब्डोमिनल पेन को भी रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि एस्फेगोल क्या कर रहा, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा फिकल मैटर से। फिर नेक्स्ट क्या है, एडजॉर्बेंस। एडजॉर्बेंस भी देते हैं, बट अभी इंडिया में बैन है, क्योंकि ये इसका कोई एफिकेसी प्रूफ नहीं हो पाया है। एडजॉर्बेंस का क्या काम होता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो भी ठीक है। अब है एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में आपका हो गया बिस्मस, ये सब साइलेट हो गया, एंटीकोलिनर्जिस हो गया, ऑक्टेटॉइड्स हो गया, ऑपोइड्स हो गया, ठीक है। तो ऑपोइड्स को हम लोग ऑपोइड्स को भी दे सकते हैं। ऑपोइड्स में आपका लोपेरामाइड हो गया, ये दे सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है, इट्स मोर इफेक्टिव देन कोडिन एंड डाइफेनॉक्सिलेट के कंपेरेटिवली। फिर ऑक्ट्रेटाइड दे सकते हैं। तो ऑक्ट्रेटाइड क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन के एनालॉग होता, और ये पोटेंट एंटी सेक्रेटरी और एंटी मोटिलिटी होता। और ये क्या कहते हैं, कैंसरस पेशेंट में देंगे या फिर एड्स के पेशेंट्स में देंगे, ठीक है, क्योंकि भी ये जो VIP कोज होता है इन्वीट करता है वैसे एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड के जो सिक्रेट करता है ट्यूमर को, तो इसको भी इन्वीट करने का काम करता है। तो हम लोग इस कंडीशन में भी ऑक्ट्रेटाइड दे सकते हैं। एंटीमोटिलिटी ड्रग्स में आपका हो गया कोडीन, डिफेनोक्सिलेट, लोपेरामाइड। तो कोडीन क्या होता, ये प्रोमिनेंट एल्कलॉइड है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, बट इसका सेंट्रल इफेक्ट भी होता है। तो इसकी वजह से हम लोग कोडीन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, डाइफेनॉक्सिलेट दे सकते हैं, फिर लोपेरामाइड देंगे। तो लोपेरामाइड क्या है, ये भी ऑपोइड का एनालॉग है। क्या कहता है, म्यू रिसेप्टर, जो ऑपोइड का जो 3 रिसेप्टर होता है उसमें वो म्यू रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट है। तो उसका तो अब बहुत ही पोटेंट होता है। कोडीन और डाइफेनॉक्सिलेट के कंपेटिवली बहुत ही पोटेंट होता है, और कितना 12 आवर्स लॉन्गर एक्शन शो करता है देन डोज ड्रग, ठीक है। और हाँ, और इसका एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो इसका सीनस इफेक्ट भी होगा, बहुत ही रेयरेस्ट होगा। तो इसे हम लोग चॉइस ऑफ ड्रग में यूज़ कर सकते हैं लोपेरामाइड को, ठीक है। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, फिर पैरालिटिक इलियस हो सकता है, ठीक है। चिल्ड्रंस में जनरली अवॉइड करेंगे, जो कि 4 ईयर्स से नीचे के चिल्ड्रंस उनमें अवॉइड करेंगे। और एडल्ट्स में ये सूटेबल है, एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल ड्रग्स के फॉर्म में बहुत ही सूटेबल है। तो इसका कुछ ब्रांड नेम के फॉर्म में ये ड्रग्स आते हैं, जैसे इमोडियम हो गए, लोपेस्टॉल आ गए, डायरिलॉप हो गए, देंगे 2 mg टैबलेट देंगे कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अगर इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ की वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग ये 5 एसिड दे सकते हैं, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डायरिया था। हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि इस चार्ट में क्या है। हाँ, तो ये हमारा चार्ट है, ड्रग्स फॉर द डायरिया। तो इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, प्रोबायोटिक्स, ये तो याद रहेगा, ये तो नहीं भूलेंगे। फिर क्या हो गया, कुछ नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स है, तो उसको भी याद कर लो। तो इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ की वजह से हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में तो नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये सारा नाम तो याद ही रहता है, मेट्रोनिडाजोल। तो इसमें कुछ याद करने जैसा कोई चीज़ नहीं है। प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, सैक्रोमाइसिस याद रहता है, बस हो गया।
इसमें क्या याद करना है। फिर नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग, नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में एब्जॉर्बेंस दे सकते हैं, एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स दे सकते हैं। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में 3 ड्रग्स था, कोडीन, डिफेनॉक्सिलेट, लोपेरामाइड, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, तो ये याद हो गया। फिर एंटी सेक्रेटरी ड्रग है, एंटी सेक्रेटरी ड्रग में हम लोगों ने ऑक्ट्रियोटाइड देखा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देखा, ठीक है। और फिर एडजॉर्बेंस में हम लोग स्फेगुल देखा, मिथाइल सेलुलोज देखा, तो ये भी हमें याद हो गया। अब हम लोग ने देखा इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज सिंड्रोम में जो ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो हम लोग ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अमीनो सैलिसिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, ये सल्फाएलाजीन, मेसालाजीन, बालसालाजीन, ओलसालाजीन, ठीक है। तो सैलाजीन, तो सल्फ में सल्फा 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 मी बालोल, मतलब सल्फा सैलाजीन में सल्फा सैलाजीन, मी सैलाजीन, बाल सैलाजीन, ओल सैलाजीन, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में। देखिए एनीमा तो उसके बारे में तो सबको पता है, तो उसमें एनीमा में क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, तो ये तो याद ही रहेगा। और प्रेडनिसोलोन के बारे में बहुत बार ये ड्रग्स का नाम आता है, तो ये भी याद ही रहेगा। फिर कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट है, जिसमें मेथोट्रेक्सेट हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, एजेथ्रोप्रीन हो गया, टीनएफ इनहिबिटर्स हो गया। तो ये हमारा एंटी डायरियल ड्रग्स कंप्लीट होता है। 51 मिनट्स मुझे इस ड्रग्स को कंप्लीट करने में लगा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।